कैसी बेबसी है तू, कैसी दिल लगी है तू। साजदा। जी बीबी जी। मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी, अम्मा जी के लिए ना यखनी बना रही थी। छोटी बीबी जी ने कहा था कि उनको सुबह सुबह यखनी दे देना। अच्छा, फरहान से कहो कि मेरी गाड़ी ड्राइव में खड़ी करे, मुझे चीकू को वेट के पास लेके जाना है। सुनो, कामयार आ गए? जी जी, वो रात को काफी जल्दी आ गए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो। थैंक गॉड यूर अवेक। जी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो उसे चाबी। बट व्हाई दिस इज अ नॉन इशू। तबीयत तो दादू की भी सारी रात ठीक नहीं थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही हैं। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। इतनी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है? बात डॉक्टर ये पे गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। Oh, come on कामयार। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच, और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। डिस्कस? आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादू के पास रुकी है। गिव नवाज द कीज। See, I told you, मामा यही एंडिंग है। I knew it. याद है बचपन में कितनी मूवीज देखा करते थे? How can I forget? बचपन की बातें ना बड़े होते हुए बड़ी नहीं हो सकी। मस्तियाँ करते थे, मुझे और नफीसा को तुम लोग इतने अडोरेबल लगते थे। बचपन की तरह। किससे की उसने शादी? क्या फर्क पड़ता है मामा, तो बीवी है उसकी। बेटा, कभी कभार चीजों को छोड़ देना चाहिए। इट्स बेस्ट टू फॉरगेट। जो तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ गया हो, उसका इंतजार करने से क्या फायदा? मुझे तो आदत है, आपने भी तो छोड़ दिया था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुला लिया था तुम्हारे पापा से, जो कि मेरा हक है। तुम मेरी बेटी हो, तुम नहीं समझ पाओगी, मगर तुम्हारे पापा और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। You need to understand, मंसूर मेरा शौहर है। क्या जरूरी है उम्र भर सिसक सिसक के एक गलती निभाई जाए? You need to understand, मंसूर मेरा शौहर है। वो सारी खूबियां जो मैं एक शौहर में चाहती थी, मुझे मंसूर में मिली। लायलपुर के पुराने महल्ले की वो कोठी अब भी वैसी थी जैसे 40 साल पहले थी। सफ़ेद दीवारों पर बारिश के दाग, लकड़ी के पड़े दरवाजे पर खदी हुई फूलों की नक्काशी, और वो बरामदा जहाँ पर शाम ख़ानदान जमा होता था। आमना बीबी की मौत के बाद ये घर कभी पहले जैसा ना रहा, मगर रिवायात वही थी। जुबैदा चाय कहाँ है? अब्बास साहब की आवाज़ बरामदे से गूंजी। आ रही हूँ अब्बास। जुबैदा ने जल्दी से चाय दान में चीनी डाली और उसकी बहन सना ने आहिस्ता से कहा, कल शादी की बात फिर छिड़ेगी। तुम्हारी उम्र हो रही है 30 की। जुबैदा ने बगैर जवाब दिए चाय का ट्रे उठाया। उसे मालूम था कि अभी भी वही गुफ्तगू होगी। अब्बास साहब बेटों की शादी को अपनी जिम्मेदारी समझते थे और बेटियों की शादी को वो अपना फ़र्ज़। मगर जुबैदा के दिल में तो एक ही धड़कन थी। वो स्कूल खोलना चाहती थी जहाँ गरीब बच्चियाँ मुफ्त पढ़ सकें।
खालिद साहब का छोटा बेटा लाहौर में नौकरी करता था। माना घर पैसे भेजता मगर खुद अपने ख्वाबों को दफन करता जा रहा था। इसकी बीवी फिरोजन घर की चारदीवारी में घुटन महसूस करती थी। शादी के 5 साल बाद वही औलाद के लिए तरसती थी और सास के ताने बर्दाश्त करती थी। एक दिन फिरोज ने खालिद से कहा कि मैं एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोलना चाहती हूँ। खालिद ने बेचैनी से जवाब दिया, लोग क्या कहेंगे? हमारे ख़ानदान की औरतें घर से बाहर काम नहीं करती। फिरोजन की आंखों में आंसू आ गए मगर उसने मुंह फेर लिया और याद आया कि माँ ने कहा था कि बेटी शादी के बाद औरत की खुशियाँ अपने घर में दफन हो जाती हैं। दूसरी तरफ खालिद की बड़ी बहन नायला अमेरिका से वापस आई तो उसके साथ एक उसकी बेटी सारा भी थी। सारा 21 साल की थी, अंग्रेज़ी में बात करती थी और पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड का काउंट्री कहती थी। खालू, अब आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? वॉशरूम तो बाहर है। सारा के सवाल ने अब्बास साहब को नाराज़ कर दिया। नायला ने अपनी बेटी को डांटा मगर उसका दिल भी रोता रहा। वो जानते थे कि उनकी वापसी सिर्फ इसी है कि वो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। अब यही घर उनकी पनाहगाह थी। दूसरी तरफ जुबैदा ने खामोशी से अपना काम जारी रखा था। उसने मोहल्ले की 2 लड़कियों को घर पर पढ़ाना शुरू किया था। ये राज अब्बास साहब से छुपा था। एक दिन जब वो एक बच्ची को इंग्लिश पढ़ा रही थी तो अब्बास साहब ने आवाज़ लगाई, जुबैदा, ये तुम क्या कर रही हो? वो घबरा गई। अब्बा, ये हमारे ख़ानदान में औरतें घर के बाहर नहीं पढ़ाती। अब्बास साहब के चेहरे पर नाराज़गी झलक उठी। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और अब्बास साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उस रात जुबैदा रोई। उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी के दायरे उसके अपने नहीं बल्कि ख़ानदान के बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अब्बास साहब की तबीयत बिगड़ी तो पूरे घर में हलचल मच गई। डॉक्टर ने बताया कि दिल कमज़ोर है। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटियों की शादी देख लें। जुबैदा के सामने मुश्किल इंतखाब था, या तो अपने ख्वाब को छोड़ दे या फिर बाप की आखिरी ख्वाहिश को। इसी दौरान फिरोजन को पता चला कि माँ बनने वाली है। ये खबर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई मगर फिरोजन के चेहरे पर खुशी के बजाय फिक्र थी। वो ये सोच रही थी कि क्या वो अपनी बेटी को भी इस दायरे में कैद होने देगी। दूसरी तरफ एक रात नायला ने जुबैदा से कहा, मालूम है मैं अमेरिका में भी आपको कैद महसूस किया। आज़ादी सिर्फ जगह बदलने से नहीं आती। जुबैदा ने हैरत से बहन की तरफ देखा। आज़ादी ये है कि तुम सिर्फ फैसले खुद कर सको, चाहे वो घर के अंदर ही हो। नायला ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसी रात जुबैदा ने फैसला किया कि इससे अपने वालिद से कहा, अब्बा मैं शादी करने को तैयार हूँ मगर एक शर्त पर। अब्बास साहब ने हैरत से पूछा, क्या शर्त? कि मैं अपना स्कूल खोल सकूंगी और मेरा होने वाला शौहर उसकी इजाज़त देगा। दूसरी तरफ अब्बास साहब ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में अज़्म देखा। वो समझ गए कि ये नस्ल उनसे मुख्तलिफ है। उन्होंने हाँ कह दी। फिरोजन ने खालिद को बताया कि वो माँ बनने के बाद भी सिलाई का काम जारी रखेगी। खालिद ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। सारा ने अपने नानी की आमना बीबी के डायरी पर पढ़ी जो उसे अलमारी से मिली। इस डायरी में आमना बीबी ने लिखा था कि मेरी भी तुम्हारी तरह ख्वाहिश थी मगर मैं अपने बच्चों को ये मौका दिया कि मेरी नाकामियों से सीखें, वो कुछ सबक हासिल करें। दूसरी तरफ अब्बास साहब की सेहत बेहतर हो गई। जुबैदा की मंगनी हुई और उसे ऐसे लड़के से जो स्कूल की टीचर था फिरोजन के यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने आज़ादी रखा। एक शाम जब पूरा ख़ानदान बरामदे में बैठा था तो अब्बास साहब ने कहा, हमारे दायरे बदल रहे हैं मगर हमारा घर इसी तरह कायम रहेगा। जुबैदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि चाय का कप उठाया। उसे मालूम था कि दायरे कभी ख़त्म नहीं होते, बस उनकी शक्लें बदल जाती हैं और ज़िंदगी उन्हीं दायरे रास्तों पर चलती रहती है, कभी घर के अंदर बाहर मगर हमेशा अपनों के साथ ही तमाम खुशियां हैं और अपनों के साथ ही गमों को दूर किया जा सकता है। आज़ादी की पैदाइश के बाद घर में एक नया जुनून समा गया। फिरोजन ने अपने बेटी को गोद में लेते हुए कहा और उससे प्यार किया और उसे खूब प्यार किया। अपनी बेटी को जी भर के भी देखा भी, और सोचा कि ये वो मौका है जब वो सब कुछ बदल सकती है।
एक दिन जब सास आयशा खातून बच्चे को खिलाना चाह रही थी तो फिरोजन ने हिम्मत करके कहा, अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि आज़ादी की परवरिश में कुछ नए असूल हों। आयशा खातून ने हैरत से देखा, नए असूल? जी, मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े, खेले और अपनी मर्जी के फैसले करे। ये सुनकर आयशा खातून खामोश हो गई। उन्हें अपनी ज़िंदगी याद आई जब उन्होंने अपने ख्वाब दफन कर दिए थे। दूसरी तरफ खालिद की नौकरी चली गई। माशी तंगी ने घर को एक नई आजमाइश में डाल दिया। अब्बास साहब ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा देना चाहा मगर खालिद ने इनकार कर दिया। मैं खुद कुछ करूँगा अब्बा, खालिद ने कहा। फिरोजन ने सिलाई का काम बढ़ाने की पेशकश की। पहली बार खालिद ने हाँ कह दी। वो समझ चुका था कि मुश्किल वक्त में रिश्तों की लचक ही घर को बचाती है। जुबैदा की छोटी बहन सना ने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो उसने ऐलान किया कि वो कराची जाकर मुलाजमत करेगी। अकेले लड़की कहाँ जाएगी? रिश्तेदारों ने एतराज़ किया। इस रात अब्बास साहब ने सना को अपने पास बुलाया। तुम्हें डर नहीं लगता बेटी? सना ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो हर जगह है अब्बा, मगर डर के बावजूद आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अब्बास साहब ने अपने बेटी के कंधे पर हाथ रखा। वो समझ गए कि ज़माना अब बदल चुका है। सारा ने आमना बीबी की डायरी का तर्जुमा जारी रखा। एक दिन उसे इंकशाफ हुआ कि डायरी के आखिरी कुछ सफ़ात में लिखा था कि आज मैं अपनी बेटी नाइला को वो किताब दी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। इसमें ख़वातीन के हकूक़ पर लिखा है, शायद मेरी बेटी वो कर पाए जो मैं ना कर सकी। सारा ने ये बात नाइला को बताई। नाइला की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब पता चला कि उनकी माँ भी उनके ख्वाब समझती थी। घर की छत टपकना शुरू हुई। फैसला हुआ कि मुरम्मत की जाए। मुरम्मत के दौरान एक पुराना अलमारी खोला गया। एक पुरानी अलमारी खोली गई जिसमें आमना बीबी के खतूत और तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में आमना बीबी नौजवान थी, यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी थी। अब्बास साहब ने हैरत से देखा, अम्मी कभी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताया। नाइला ने बताया, अम्मी ने 2 साल पढ़ाई की थी, फिर उनकी शादी हो गई और उन्होंने अपने ख्वाब अपने बच्चों में मुंतकिल कर दिया। जुबैदा की मंगनी टूट गई जब लड़के के घर वालों ने मालूम हुआ कि वो स्कूल खोलना चाहती है। हमारी बहू का घर से बाहर काम करना मुनासिब नहीं, उन्होंने कहा। जुबैदा को धचका लगा मगर वो टूटी नहीं। उसने मोहल्ले की खवातीन को जमा किया और उन्हें समझाया कि तालीम क्यों ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता 5 खवातीन तैयार हो गईं। जुबैदा ने अपने घर एक कमरे में छोटा सा स्कूल शुरू किया। उसने अपने ख्वाबों की बुनियाद शुरू कर दी। जुबैदा की आंखों में अज़म था और उसकी आंखों में खौफ ख़त्म था। दूसरे दिन ईद के मौके पर तमाम ख़ानदान जमा हुआ। सना कराची से आई, अपने पहली तनख्वाह के पैसों की से तोहफे लाई। नाइला और सारा ने अमेरिका की कहानियाँ सुनाई। खालिद ने और फिरोज़ ने अपने सिलाई के कारोबार के बारे में बताया। खाने के बाद अब्बास साहब ने सबको खामोश कराया। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। सब ने तवज्जो से सुना। मैंने फैसला किया गया है कि अगर हम आमना बीबी की याद में एक लाइब्रेरी बनाएं कि घर का वही कमरा जहाँ उनकी किताबें थी उसको हम लाइब्रेरी बना दें। सबकी आंखों में चमक उठी। लाइब्रेरी के क़याम के लिए घर की तमाम अफराद ने मिलकर काम किया। जुबैदा के स्कूल को एक और कमरा मिला। फिरोज़ ने ख़वातीन को सिलाई सिखाने की क्लास शुरू की। फिरोज़न ने एक दिन सना ने कहा, मैंने कराची में मुलाजमत छोड़ दी है। सब ने हैरत से देखा। मैं यहाँ रहकर एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले के नौजवानों को तरबियत दूंगी। अब्बास साहब की आंखों में फ़ख्र था। उन्होंने देखा कि उनका घर अब से रहने की जगह नहीं बल्कि उम्मीदों का मरकज़ बन रहा है। आज़ादी की पहली सालगिरह पर घर में एक तकरीब हुई। मोहल्ले की कई ख़वातीन आई जिनकी बेटियाँ जुबैदा के स्कूल में पढ़ी थीं। एक खातून ने कहा, मैंने अपनी बेटी को पहले नहीं पढ़ाना चाहती थी मगर अब समझती हूँ कि तालीम वो रास्ता है जो हमें आगे ले जाता है। अब मैं समझ गई हूँ। फिरोज़न ने अपनी बेटी को गोद में लेकर सोचा कि शायद ये वो तब्दीली है जिसकी उसे उम्मीद थी। अब्बास साहब ने एक शाम अपने बच्चों से कहा कि तुम सब ने मुझे सिखाया है कि वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। नाइला ने जवाब दिया, अब्बा आपने हमें वो बुनियाद दी जिस पर हम खड़े हैं। वो सिर्फ इमारत को नया रंग दे रहे हैं, आप तो सिर्फ। सारा ने कहा, नानी की डायरी में लिखा था कि ख़ानदान दरख्त की मानद है, पुरानी जड़ें मजबूती देती हैं, नई शाखें आगे बढ़ती हैं। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण कोठी पर पड़ी, तमाम ख़ानदान बरामदे में जमा था। जुबैदा ने चाय बनाई, सना ने नाश्ता तैयार किया, खालदा ने अखबार पढ़ी,
फिरोज ने आज़ादी को खिलाया। नायला और सारा बाग में टहल रही थी। अब्बास साहब ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि हमारा घर इतना जिंदगी से भर जाएगा। जुबैदा ने मुस्कुराते हुए कहा, घर तो हमेशा जिंदगी से भरा रहता है अब्बा, बस हमें इसे महसूस करना सीखना चाहिए। मौसम बदला, बारिश हुई, घर के सहन में पानी भर गया। बच्चों ने कश्तियाँ बनाई, बड़ों ने चाय पीकर बातें की। जुबैदा का स्कूल अब सिर्फ 10 तलबात तक पहुंच चुका था। फिरोजन की सिलाई क्लास में 6 खवातीन आती थीं। सना की कंप्यूटर सेंटर की तामीर जारी थी। एक दिन अब्बास साहब ने आमना बीबी की कब्र पर जाकर कहा, अम्मी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हवा ने पत्तों को हिलाया जैसे जवाब दे रही हूँ। घर वापसी पर अब्बास साहब ने देखा कि उनके घर में एक मकान नहीं रहा, सिर्फ एक मकान नहीं रहा, एक ख्वाब था जो पूरा हो रहा था। एक ऐसे ख्वाब जिसमें हर फर्द का हिस्सा था, हर ख्वाहिश का एहतराम था और एक दायरे के दूसरे दायरे से राब्ता था। उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी दरअसल यानी दायरे रास्तों का नाम है जो कभी अलग अलग चलते हैं और कभी मिलते हैं, मगर हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लालपुर में खिज़ा आई तो घर के बाग के दरख्तों के पत्ते सुर्ख होने लगे। जुबैदा का स्कूल चल निकलने के बाद एक नई फिक्र में थी। माले की वो लड़कियां जो स्कूल जाने की उम्र से गुजर चुकी थीं, एक दिन उसने फिरोजन से मशवरा किया, भाभी क्या हम इन बड़ी लड़कियों के लिए शाम की क्लासेस शुरू कर दें? वो दिन में काम करती हैं, रात को पढ़ सकती हैं। फिरोजन ने जो अब माँ बन चुकी थी, ज़्यादा पुरअतमाद महसूस कर रही थी, जवाब दिया, एक अच्छा ख्याल है, मैं उन्हें सिलाई के नए डिज़ाइन भी सिखा सकती हूँ। मगर जब उन्होंने ये बात अब्बास साहब से की तो वो खामोश हो गए। रात को क्लास, लड़कियां घर से बाहर, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। सना दूसरी तरफ सना कराची से वापस आ गई थी, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो उसके साथ गई थी। कई हफ्तों बाद उसने जुबैदा को राज बताया, बहन मैंने वहाँ एक दोस्ती कर ली थी, हम सोच रहे हैं मगर पता चले कि वो भी है या नहीं। जुबैदा ने अपनी बहन को गले लगा लिया, तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं थी, तुम्हारा एतमाद था जो टूट गया। ये सुनकर सना रोने लगी। सालों से वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, मगर अब एहसास हुआ कि कमज़ोरी दिखाना भी मजबूती ही है। खालिदा ने लाहौर वापस जाने का फ़ैसला किया, मगर इस बार फिरोजन और आज़ादी के साथ। हम एक ख़ानदान है, हमें इकट्ठे रहना चाहिए, इसने कहा। घर से रुखसत होते हुए वक्त अब्बास साहब ने खालिदा के हाथ में एक लिफाफा थमाया। ये तुम्हारी माँ की पहली तनख्वाह थी। इसने कहा था कि जब तुम अपना घर बसाओगे ये तुम्हें दूंगी। लिफाफे में एक पुराना नोट और एक छोटा सा खत था। पहले मेरे बेटे, घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं होता, वो घर वो जगह है जहाँ तुम्हारी ख्वाहिश महफूज है। नायला ने एक दिन ऐलान किया कि मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। सब हैरान रह गए। सारा ने कहा कि लेकिन मान, आपने कहा था कि मैंने कहा था कि मैं टूट गई हूँ, मगर अब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को दोबारा जोड़ सकती हूँ। नायला की आंखों में एक नया आज़म था, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारना चाहती हूँ। अब्बास साहब ने अपनी बेटी को देखा और अपनी बीवी आमना बीबी की याद आई, जिन्होंने कभी अपने ख्वाब पूरे नहीं किए। जाओ बेटी, और याद रखना ये घर हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करेगा। जुबैदा और फिरोजन ने रात को क्लासेस शुरू करने का फ़ैसला किया। पहली शाम सिर्फ 3 लड़कियाँ आईं, मगर दूसरे हफ्ते 6 आ गईं, तीसरे हफ्ते 10। एक रात एक लड़की ने कहा, मैंने आज पहली बार अपना नाम लिखा है। इसके अल्फाज ने जुबैदा के दिल को छू लिया। ये एहसास हुआ कि तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, खुद को पहचानना भी है। लालपुर के पुराने मोहल्ले की वो कोठी अब भी वैसी थी जैसे 40 साल पहले थी। सफ़ेद दीवारों पर बारिश के दाग, लकड़ी के पड़े दरवाजे पर खदी हुई फूलों की नक्काशी, और वो बरामदा जहाँ पर शाम ख़ानदान जमा होता था। आमना बीबी की मौत के बाद ये घर कभी पहले जैसा ना रहा, मगर रिवायात वही थी। जुबैदा, चाय कहाँ है? अब्बास साहब की आवाज़ बरामदे से गूंजी। आ रही हूँ अब्बा। जुबैदा ने जल्दी से चायदान में चीनी डाली और उसकी बहन सना ने आहिस्ता से कहा, कल शादी की बात फिर छिड़ेगी, तुम्हारी उम्र हो रही है 30 की। जुबैदा ने बगैर जवाब दिए चाय का ट्रे उठाया। उसे मालूम था कि अभी भी वही गुफ्तगू होगी।
अब्बास साहब बेटों की शादी को अपनी जिम्मेदारी समझते थे और बेटियों की शादी को वो अपना फ़र्ज़। मगर ज़ुबैदा के दिल में तो एक ही धड़कन थी, वो स्कूल खोलना चाहती थी जहां गरीब बच्चियां मुफ्त पढ़ सकें। खालिद साहब का छोटा बेटा लाहौर में नौकरी करता था, माना घर पैसे भेजता मगर खुद अपने ख्वाबों को दफन करता जा रहा था। इसकी बीवी फिरोजन घर की चारदीवारी में घुटन महसूस करती थी। शादी के 5 साल बाद वही औलाद के लिए तरसती थी और सास के ताने बर्दाश्त करती थी। एक दिन फिरोज ने खालिद से कहा कि मैं एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोलना चाहती हूँ। खालिद ने बेचैनी से जवाब दिया, लोग क्या कहेंगे, हमारे ख़ानदान की औरतें घर से बाहर काम नहीं करती। फिरोज़न की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुंह फेर लिया और याद आया कि माँ ने कहा था कि बेटी शादी के बाद औरत की खुशियाँ अपने घर में दफन हो जाती हैं। दूसरी तरफ खालिद की बड़ी बहन नायला अमेरिका से वापस आई तो उसके साथ एक उसकी बेटी सारा भी थी। सारा 21 साल की थी, अंग्रेज़ी में बात करती थी और पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड का काउंट्री कहती थी। खालू, अब आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ, वॉशरूम तो बाहर है। सारा के सवाल ने अब्बास साहब को नाराज़ कर दिया। नायला ने अपनी बेटी को डांटा मगर उसका दिल भी रोता रहा। वो जानते थे कि उनकी वापसी सिर्फ इसी है कि वो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। अब यही घर उनकी पनाहगाह थी। दूसरी तरफ ज़ुबैदा ने खामोशी से अपना काम जारी रखा था। उसने मोहल्ले की 2 लड़कियों को घर पर पढ़ाना शुरू किया था। ये राज अब्बास साहब से छुपा था। एक दिन जब वो एक बच्ची को इंग्लिश पढ़ा रही थी तो अब्बास साहब ने आवाज़ लगाई, ज़ुबैदा, ये तुम क्या कर रही हो? वो घबरा गई। अब्बा, ये हमारे ख़ानदान में औरतें घर के बाहर नहीं पढ़ाती। अब्बास साहब के चेहरे पर नाराज़गी झलक उठी। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और अब्बास साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। उस रात ज़ुबैदा रोई। उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी के दायरे उसके अपने नहीं बल्कि ख़ानदान के बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अब्बास साहब की तबीयत बिगड़ी तो पूरे घर में हलचल मच गई। डॉक्टर ने बताया कि दिल कमज़ोर है। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटियों की शादी देख लें। ज़ुबैदा के सामने मुश्किल इंतखाब था, या तो अपने ख्वाब को छोड़ दे या फिर बाप की आखिरी ख्वाहिश को। इसी दौरान फिरोजन को पता चला कि माँ बनने वाली है। ये खबर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर फिरोजन के चेहरे पर खुशी के बजाय फिक्र थी। वो ये सोच रही थी कि क्या वो अपनी बेटी को भी इस दायरे में कैद होने देगी। दूसरी तरफ एक रात नायला ने ज़ुबैदा से कहा, मालूम है मैं अमेरिका में भी आपको कैद महसूस किया। आज़ादी सिर्फ जगह बदलने से नहीं आती। ज़ुबैदा ने हैरत से बहन की तरफ देखा। आज़ादी ये है कि तुम सिर्फ फैसले खुद कर सको, चाहे वो घर के अंदर ही हो। नायला ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसी रात ज़ुबैदा ने फैसला किया कि इससे अपने वालिद से कहा, अब्बा मैं शादी करने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। अब्बास साहब ने हैरत से पूछा, क्या शर्त? कि मैं अपना स्कूल खोल सकूंगी और मेरा होने वाला शौहर उसकी इजाज़त देगा। दूसरी तरफ अब्बास साहब ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में अज़म देखा। वो समझ गए कि ये नस्ल उनसे मुख्तलिफ है। उन्होंने हाँ कह दी। फिरोजन ने खालिद को बताया कि वो माँ बनने के बाद भी सिलाई का काम जारी रखेगी। खालिद ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। सारा ने अपने नानी की आमना बीबी के डायरी पर पढ़ी जो उसे अलमारी से मिली। इस डायरी में आमना बीबी ने लिखा था कि मेरी भी तुम्हारी तरह ख्वाहिश थी, मगर मैं अपने बच्चों को ये मौका दिया कि मेरी नाकामियों से सीखें, वो कुछ सबक हासिल करें। दूसरी तरफ अब्बास साहब की सेहत बेहतर हो गई। ज़ुबैदा की मंगनी हुई और उसे ऐसे लड़के से जो स्कूल की टीचर था, फिरोजन के यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने आज़ादी रखा। एक शाम जब पूरा ख़ानदान बरामदे में बैठा था तो अब्बास साहब ने कहा, हमारे दायरे बदल रहे हैं मगर हमारा घर इसी तरह कायम रहेगा। ज़ुबैदा ने मुस्कुराते हुए कहा कि चाय का कप उठाया। उसे मालूम था कि दायरे कभी ख़त्म नहीं होते, बस उनकी शक्लें बदल जाती हैं और ज़िंदगी उन्हीं दायरे रास्तों पर चलती रहती है, कभी घर के अंदर बाहर, मगर हमेशा अपनों के साथ ही तमाम खुशियाँ हैं और अपनों के साथ ही गमों को दूर किया जा सकता है। आज़ादी की पैदाइश के बाद घर में एक नया जुनून समा गया।
फिरोज़ा ने अपने बेटी को गोद में लेते हुए कहा और उससे प्यार किया और उसे खूब प्यार किया। अपनी बेटी को जी भर के भी देखा भी और सोचा कि ये वो मौका है जब वो सब कुछ बदल सकती है। एक दिन जब सास आयशा खातून बच्चे को खिलाना चाह रही थी तो फिरोज़ा ने हिम्मत करके कहा, अम्मी जान, मैं चाहती हूँ कि आज़ादी की परवरिश में कुछ नए असूल हों। आयशा खातून ने हैरत से देखा, नए असूल? जी, मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े, खेले और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करे। ये सुनकर आयशा खातून खामोश हो गई। उन्हें अपनी ज़िंदगी याद आई जब उन्होंने अपने ख्वाब दफन कर दिए थे। दूसरी तरफ खालिद की नौकरी चली गई। माशी तंगी ने घर को एक नई आजमाइश में डाल दिया। अब्बास साहब ने अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा देना चाहा मगर खालिद ने इनकार कर दिया। मैं खुद कुछ करूँगा अब्बा, खालिद ने कहा। फिरोज़ा ने सिलाई का काम बढ़ाने की पेशकश की। पहली बार खालिद ने हाँ कह दी। वो समझ चुका था कि मुश्किल वक्त में रिश्तों की लचक ही घर को बचाती है। जुबैदा की छोटी बहन सना ने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो उसने ऐलान किया कि वो कराची जाकर मुलाजमत करेगी। अकेले लड़की कहाँ जाएगी? रिश्तेदारों ने एतराज़ किया। इस रात अब्बास साहब ने सना को अपने पास बुलाया। तुम्हें डर नहीं लगता बेटी? सना ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो हर जगह है अब्बा, मगर डर के बावजूद आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अब्बास साहब ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। वो समझ गए कि ज़माना अब बदल चुका है। सारा ने आमना बीबी की डायरी का तर्जुमा जारी रखा। एक दिन उसे इंकशाफ हुआ कि डायरी के आखिरी सफ़ात में लिखा था कि आज मैं अपनी बेटी नाइला को वो किताब दी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। इसमें ख़वातीन के हकूक़ पर लिखा है, शायद मेरी बेटी वो कर पाए जो मैं ना कर सकी। सारा ने ये बात नाइला को बताई। नाइला की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब पता चला कि उनकी माँ भी उनके ख्वाब समझती थी। घर की छत टपकना शुरू हुई। फैसला हुआ कि मुरम्मत की जाए। मुरम्मत के दौरान एक पुराना अलमारी खोला गया। एक पुरानी अलमारी खोली गई जिसमें आमना बीबी के खतूत और तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में आमना बीबी नौजवान थी, यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी थी। अब्बास साहब ने हैरत से देखा, अम्मी कभी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताया। नाइला ने बताया, अम्मी ने 2 साल पढ़ाई की थी, फिर उनकी शादी हो गई और उन्होंने अपने ख्वाब अपने बच्चों में मुंतकिल कर दिया। जुबैदा की मंगनी टूट गई जब लड़के के घर वालों ने मालूम हुआ कि वो स्कूल खोलना चाहती है। हमारी बहू का घर से बाहर काम करना मुनासिब नहीं, उन्होंने कहा। जुबैदा को धचका लगा मगर वो टूटी नहीं। उसने मोहल्ले की खवातीन को जमा किया और उन्हें समझाया कि तालीम क्यों ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता 5 खवातीन तैयार हो गईं। जुबैदा ने अपने घर एक कमरे में छोटा सा स्कूल शुरू किया। उसने अपने ख्वाबों की बुनियाद शुरू कर दी। जुबैदा की आंखों में अज़म था और उसकी आंखों में खौफ ख़त्म था। दूसरे दिन ईद के मौके पर तमाम ख़ानदान जमा हुआ। सना कराची से आई, अपने पहली तनख्वाह के पैसों की से तोहफे लाई। नाइला और सारा ने अमेरिका की कहानियाँ सुनाई। खालिद ने और फिरोज़ ने अपने सिलाई के कारोबार के बारे में बताया। खाने के बाद अब्बास साहब ने सबको खामोश कराया। मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ। सब ने तवज्जो से सुना। मैंने फैसला किया गया है कि अगर हम आमना बीबी की याद में एक लाइब्रेरी बनाएं कि घर का वही कमरा जहाँ उनकी किताबें थी उसको हम लाइब्रेरी बना दें। सबकी आंखों में चमक उठी। लाइब्रेरी के क़याम के लिए घर की तमाम अफराद ने मिलकर काम किया। जुबैदा के स्कूल को एक और कमरा मिला। फिरोज़ ने ख़वातीन को सिलाई सिखाने की क्लास शुरू की। फिरोज़न ने एक दिन सना ने कहा, मैंने कराची में मुलाजमत छोड़ दी है। सब ने हैरत से देखा। मैं यहाँ रहकर एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहती हूँ, हमारे मोहल्ले के नौजवानों को तरबियत दूंगी। अब्बास साहब की आंखों में फ़ख्र था। उन्होंने देखा कि उनका घर अब से रहने की जगह नहीं बल्कि उम्मीदों का मरकज़ बन रहा है। आज़ादी की पहली सालगिरह पर घर में एक तकरीब हुई। मोहल्ले की कई ख़वातीन आई जिनकी बेटियाँ जुबैदा के स्कूल में पढ़ी थीं। एक खातून ने कहा, मैंने अपनी बेटी को पहले नहीं पढ़ाना चाहती थी मगर अब समझती हूँ कि तालीम वो रास्ता है जो हमें आगे ले जाता है। अब मैं समझ गई हूँ। फिरोज़ा ने अपनी बेटी को गोद में लेकर सोचा कि शायद ये वो तब्दीली है जिसकी उसे उम्मीद थी। अब्बास साहब ने एक शाम अपने बच्चों से कहा कि तुम सब ने मुझे सिखाया है कि वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। नाइला ने जवाब दिया, अब्बा आपने हमें वो बुनियाद दी जिस पर हम खड़े हैं। वो सिर्फ
इमारत को नया रंग दे रहे हैं आप तो सिर्फ। सारा ने कहा, नानी की डायरी में लिखा था कि ख़ानदान दरख्त की मानद है, पुरानी जड़ें मजबूती देती हैं, नई शाखें आगे बढ़ती हैं। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण कोठी पर पड़ी, तमाम ख़ानदान बरामदे में जमा था। जुबैदा ने चाय बनाई, सना ने नाश्ता तैयार किया, खालदा ने अखबार पढ़ी, फिरोज़ ने आज़ादी को खिलाया, नायला और सारा बाग में टहल रही थी। अब्बास साहब ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि हमारा घर इतना ज़िंदगी से भर जाएगा। जुबैदा ने मुस्कुराते हुए कहा, घर तो हमेशा ज़िंदगी से भरा रहता है अब्बा, बस हमें इसे महसूस करना सीखना चाहिए। मौसम बदला, बारिश हुई, घर के सहन में पानी भर गया। बच्चों ने कश्तियाँ बनाई, बड़ों ने चाय पीकर बातें की। जुबैदा का स्कूल अब सिर्फ 10 तलबात तक पहुंच चुका था। फिरोजन की सिलाई क्लास में 6 खवातीन आती थी। सना की कंप्यूटर सेंटर की तामीर जारी थी। एक दिन अब्बास साहब ने आमना बीबी की कब्र पर जाकर कहा, अम्मी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हवा ने पत्तों को हिलाया जैसे जवाब दे रही हूँ। घर वापसी पर अब्बास साहब ने देखा कि उनके घर में एक मकान नहीं रहा, सिर्फ एक मकान नहीं रहा, एक ख्वाब था जो पूरा हो रहा था। एक ऐसे ख्वाब जिसमें हर फर्द का हिस्सा था, हर ख्वाहिश का एहतराम था और एक दायरे के दूसरे दायरे से राब्ता था। उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी दरअसल यानी दायरे रास्तों का नाम है जो कभी अलग अलग चलते हैं और कभी मिलते हैं, मगर हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लालपुर में ख़ज़ा आई तो घर के बाग के दरख्तों के पत्ते सुर्ख होने लगे। जुबैदा का स्कूल चल निकलने के बाद एक नई फिक्र में थी। माली की वो लड़कियां जो स्कूल जाने की उम्र से गुजर चुकी थीं, एक दिन उसने फिरोज़न से मशवरा किया, भाभी क्या हम इन बड़ी लड़कियों के लिए शाम की क्लासेस शुरू कर दें? वो दिन में काम करती हैं, रात को पढ़ सकती हैं। फिरोज़न ने जो अब माँ बन चुकी थी, ज़्यादा पुरअतमाद महसूस कर रही थी, जवाब दिया, एक अच्छा ख्याल है, मैं उन्हें सिलाई के नए डिज़ाइन भी सिखा सकती हूँ। मगर जब उन्होंने ये बात अब्बास साहब से की तो वो खामोश हो गए। रात को क्लास, लड़कियां घर से बाहर, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। सना दूसरी तरफ सना कराची से वापस आ गई थी, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो उसके साथ गई थी। कई हफ्तों बाद उसने जुबैदा को राज बताया, बहन मैंने वहाँ एक दोस्ती कर ली थी, हम सोच रहे हैं मगर पता चले कि वो भी है या नहीं। जुबैदा ने अपनी बहन को गले लगा लिया, तुम्हारी बेवकूफ़ी नहीं थी, तुम्हारा एतमाद था जो टूट गया। ये सुनकर सना रोने लगी। सालों से वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, मगर अब एहसास हुआ कि कमज़ोरी दिखाना भी मजबूती ही है। खालदा ने लाहौर वापस जाने का फ़ैसला किया, मगर इस बार फिरोज़न और आज़ादी के साथ। हम एक ख़ानदान है, हमें इकट्ठे रहना चाहिए, इसने कहा। घर से रुखसत होते हुए वक्त अब्बास साहब ने खालदा के हाथ में एक लिफाफा थमाया। ये तुम्हारी माँ की पहली तनख्वाह थी, इसने कहा था कि जब तुम अपना घर बसाओगे ये तुम्हें दूंगी। लिफाफे में एक पुराना नोट और एक छोटा सा खत था। पहले मेरे बेटे, घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं होता, वो जगह है जहाँ तुम्हारी ख्वाहिश महफूज है। नायला ने एक दिन ऐलान किया कि मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। सब हैरान रह गए। सारा ने कहा कि लेकिन मान, आपने कहा था कि मैंने कहा था कि मैं टूट गई हूँ, मगर अब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को दोबारा जोड़ सकती हूँ। नायला की आंखों में एक नया आज़म था, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारना चाहती हूँ। अब्बास साहब ने अपनी बेटी को देखा और अपनी बीवी आमना बीबी की याद आई, जिन्होंने कभी अपने ख्वाब पूरे नहीं किए। जाओ बेटी, और याद रखना ये घर हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करेगा। जुबैदा और फिरोज़न ने रात को क्लासेस शुरू करने का फ़ैसला किया। पहली शाम सिर्फ 3 लड़कियाँ आईं, मगर दूसरे हफ्ते 6 आ गईं, तीसरे हफ्ते 10। एक रात एक लड़की ने कहा, मैंने आज पहली बार अपना नाम लिखा है। इसके अल्फाज ने जुबैदा के दिल को छू लिया। ये एहसास हुआ कि तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, खुद को पहचानना भी है। नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल के आइकन जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस बंदा इजाज़त मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।